नमस्कार। आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। आज हम अपने दौर के सबसे ओजस्वी वक्ताओं में से एक प्रोफेसर चौथीराम यादव जी के सामने हैं बैठे हुए। प्रोफेसर चौथीराम यादव जितने सिद्धहस्त और बड़े आलोचक हैं, उससे कहीं ज़्यादा बहुजन जो वैचारिकी है उसमें प्रतिरोध के सबसे बड़े विद्वान और सबसे ओजस्वी वक्ता के रूप में समादृत हैं। पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने इस वैचारिकी को गढ़ने और इसको जन जन तक फैलाने का काम किया, वह अपने आप में एक आश्चर्यजनक परिघटना की तरह है। वे देश के तमाम सारे हिस्सों में गए, विश्वविद्यालयों में गए, संस्थानों में गए और दूसरे तरह की जो गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ हैं, सेमिनार हैं और आयोजन हैं, उसमें गए और उन्होंने वहाँ एक लोकप्रिय बहुजन विमर्श की जो रूपरेखा है उसको स्पष्ट करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है साहित्य में। इससे पहले वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और एक बहुत लोकप्रिय अध्यापक रहे हैं। उनके छात्र उनको कई रूपों में उनके छात्र उनको याद करते हैं और बहुत सारी स्मृतियाँ लोगों के पास हैं। आज हम उनसे रूबरू हैं, जो ऐसे आलोचक जो लोक और वेद दोनों को की छानबीन करने के लिए जो विमर्श की एक बनी हुई मुख्यधारा की परंपरा है, उसके समानांतर जो प्रतिरोध की परंपरा है, उस प्रतिरोध की परंपरा का वह मूल्यांकन करते हैं, उसका शोध करते हैं और उससे अपनी पीढ़ियों को एक तरह से समृद्ध करते चलते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण आलोचक के साथ बातचीत करने हम आए हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। सबसे पहले सर, आपका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? किस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं? ये जौनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव कायमगंज के एक बहुत छोटे किसान परिवार के घर मेरा जन्म हुआ था 1941 में। और इंटरमीडिएट तक की मेरी पढ़ाई गांव से ही हुई थी। और गांव का परिवेश जो है शुरुआती दौर में मेरे जीवन में रहा है। और इंटरमीडिएट करने के समय तक तो मैं ग्रामीण परिवेश में वहाँ के विद्यालयों में जाकर के अपना देखता रहा हूँ। तो कोई ख़ास बहुत जो एक वो होता है वैचारिकी जैसी मन में बात आती है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था एक विद्यार्थी के रूप में। और राजनीतिक जो चेतना रही उस समय की गांव में मेरे, वो कांग्रेस का ज़माना था। पहला चुनाव शायद 52 में या कम हुआ था और उसके बाद बराबर जो चुनाव होते रहे तो उसमें मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ रहा। लक्ष्मी शंकर यादव वहाँ के वो होते थे और सुरक्षित सीट से माता प्रसाद जो भूतपूर्व महामहिम रहे, लेखक भी थे। हाँ, लेखक भी रहे हैं। तो वह लेखक भी हैं, इसकी पहचान तो नहीं थी, यंग नए थे। तो वो तो शाहगंज तहसील के अंतर्गत आपका गांव आता है? हाँ, शाहगंज तहसील के अंतर्गत आता है। तो लक्ष्मी शंकर जो है वो खुटहन कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधानसभा का लड़ते थे और शाहगंज सुरक्षित विधानसभा थी, तो वहाँ से कांग्रेस से ही माता प्रसाद जी लड़ते थे। तो मैं शाहगंज में उनका चुनावी कार्यालय था, मैं उसका इंचार्ज था ना। मैंने बहुत पुराना संबंध था। बहुत पुराना है। मैंने जब हम वही इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ रहे होंगे, माता प्रसाद बिल्कुल नए नए आए थे, एकदम इतिहास से शायद एमए किया था और एक छात्र के रूप में ही दिखाई पड़ते थे। हमारे उनकी उम्र में बहुत थोड़ा सा फर्क रहा। तो वहाँ उनसे हुआ। चुनावी कार्यालय में होने के नाते जो खुटहन विधानसभा से मछली शहर, अरे ये लक्ष्मी शंकर के जो प्रचारक थे या उनके थे या माता प्रसाद खुद या उनके जो प्रचारक थे, सब वहाँ शाम को आते थे अपनी अपनी रिपोर्ट देने और वहीं खाना होता था। सिग्नेचर करके मैं अपना देता था फिर, तो उसके आधार पर वहाँ खाने की व्यवस्था होती थी। तो शुरुआती दौर हमारा यह रहा कि कांग्रेस का होना था और कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के साथ हमारा जो एक लगाव था, पोलिंग एजेंट वगैरह होता था, तो ढंग से करना था। तो शुरुआती दौर में अपना जो जीवन वहाँ का था और चूँकि लक्ष्मी शंकर वहीं पड़ोस के थे, हमारे परिवार से बड़ा पारिवारिक संबंध था, पिताजी से, भाई साहब से, और मैं पढ़ता था।
और लक्ष्मी शंकर यादव के पिताजी मुंशी पुल्ली राम थे, वो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, तो वे मेरे अध्यापक थे, पढ़ाते थे। और ये जो ये पंछी होता है ना, वो उसका नीलकंठ का एक पंख जो है चोटी में अपने लगाए जाते थे वो। अच्छा। हाँ, चोटी बंधी हुई है, उसमें एक चोटी पुल्ली राम जी ये लगाए रहते थे। यह उनकी पहचान थी, नीलकंठ का एक पंख वहाँ लगा हुआ है। हाँ, बड़ा शुभ मानते हैं। हाँ, और वो प्राइमरी स्कूल के थे। वही गांव के भीतर मैंने जो मिडिल स्कूल भी मैंने वहीं से किया, तो उसमें वो मिश्रा जी थे, जूनियर हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, और वह भी पुल्ली राम के एकदम पड़ोसी ही थे। और जो 2-4 ब्राह्मणों के थे उसमें मिश्रा परिवार था, वो थे। तो उन लोगों से ये संपर्क था राजनीतिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर। जैसे ये मिश्रा जी के जो भाई थे, छोटे भाई थे, वो एक सेक्रेटरी होते थे गांव में, एक सेक्रेटरी होते थे हमारे ज़माने तक आया। अच्छा, तो सेक्रेटरी का काम होता था जो सोशल वाला सब ये सब रहा वो सब देखा जाए, वो देखते थे। लक्ष्मी शंकर के बेटे भी एक सेक्रेटरी, दुर्गा प्रसाद जो थे वो सेक्रेटरी थे। तो ये दोनों लोग थे, लेकिन वो मिश्रा जी हमारे गांव के वो सेक्रेटरी के रूप में थे, आते जाते थे। तो गांव की चीज़ें हैं, कुछ हुआ। एक वाक़या बड़ा अद्भुत हुआ था हम लोगों के समय जीवन में। उसमें गांधी चबूतरा बनने की प्रक्रिया चलती थी, कांग्रेस जमाना था। तो सेक्रेटरी लोग जो होते थे हर जगह गांव गांधी चबूतरा बनाते थे, एक वो था। तो हमारे यहाँ पठान और मुसलमान की बस्ती हम लोगों के सटी हुई, हमारे गांव से सटी हुई है। एक वह है, एक डेहरी जो है, एक बड़ा गांव था डेहरी बड़ा, और उसमें एक जमींदार टाइप था, वो क्या नाम उनका, शमशेद या ऐसा ही नाम था वो। तो वो थे, वो वहाँ का पूरा वो था। और हमारे यहाँ वो जो है दो भाई थे, वो शेख के रूप में, मजीद खां और शहजाद खां। ये दोनों जमींदार थे हम लोगों के पूर्वी के। तो इन लोगों से नहीं, पूरी जो पठनैया थी वो लगभग घेर रखा था उन्होंने, और अपने बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें रखते थे, एक बाड़े से बाहर न जाए, क्योंकि ज़मीन सब उनके पास थी, सारी ज़मीन थी। और उसकी वे लोग तो ज़मीन थी नहीं, उसी में रहते थे, खाते कमाते, यार फिर बाद में बाहर जाने लगे थे। तो गांधी चबूतरा वो बनवा रहे थे, तो सैयाद मजीद वगैरह की जो ज़मीनी सब तो ज़मींदार थे ना, तो एक तालाब नुमा था जहाँ, तो वहीं पर वो उन्होंने गांधी चबूतरा बनवाना शुरू किया। और रात में जो है ये मुसलमानों ने, जो वहाँ के डेहरी के वो जो समद खां थे और इन लोगों के जो थे, एक जो बेर खां था, सब लोग इकट्ठा होकर के उस गांधी चबूतरे के विरोध में रात में जुलूस निकाले। अच्छा, वो हुआ या कहा था कि सेक्रेटरी को उसने आके मार दिया था, आप क्यों गांधी चबूतरा बना रहे हैं। तो लाठी लेके मार दिया था उनको। तो बोले कि अब हम लोगों के उसका सवाल था कि भाई पारिवारिक संबंध थे, लगता था उनके लिए हम लोग खड़े हुए, गांव पूरा खड़ा हो गया, और गांव से पूरी तरह से सब लोग एकदम बंद होकर के आने लगे। तो उस डेहरी गांव में एक राम समूह यादव हैं, जो कि वहाँ के बड़े मानिंद हैं, और वैचारिक रूप से भी लोगों से थोड़े वो हैं। तो मैं भी उसमें विद्यार्थी था, तो उस भीड़ के साथ मैं भी चल रहा था। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी मुझे नहीं वो थे, आ रहे हैं बस, वही उसने गलत काम किया है, वहाँ पहुँचते हैं। तो वो मिले उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भाई देखिए इससे कोई लाभ नहीं होगा, आप जाएंगे और बलवा होगा, वो सब तैयार हैं, उनके हर तरह से वो हैं, और आप लोग भीड़ में हैं, भीड़ वाले ही मारे जाएंगे, उन लोग तो अपना सब करेंगे, बेहतर है कि आप लोग यहाँ से वापस चलिए। तो वो वापस ले गए। तो एक इस तरह का एक होता घटनाएं घटती थी गाँव में, लेकिन जो कुछ लोग समझदार लोग होते थे उन सब कुछ चीज़ों को टैकल कर लेते थे, और वो होने से बच जाता था। तो और तो हमें कभी नहीं याद आया कि किसी तरह से हमारे गांव में आसपास कुछ आपस में ही रहा हो। आपसी भाईचारा बहुत ही रहा है। मुसलमानों के साथ जो ये शेख और दोनों थे, इनके साथ तो नहीं,
लेकिन जो बाकी लोग थे मुस्लिम, खासतौर से जो अंसारी, हाँ सबाल्टर्न के कुछ जैसे धुनिया है, उसके साथ हमारे पारिवारिक संबंध थे। उनके जितने भाई, सबसे छोटा भाई हमारा दोस्त था, मिला वाले हमारे मझले भैया का दोस्त था। तो उस घर से पूरा जो है उनसे और मेरे से लेकर के ये उन लोगों से बहुत रफ्त जफ्त रही है। यानी यहाँ तक कि है कि होली खेलने के समय होता जाए तो बाल्टी और रंग लेकर सबसे पहले वो आता था, हम लोग यहाँ गए, तब इसके बाद हम लोग जाते थे उसके यहाँ। ये जो आपसी भाईचारा या समरस, तो जात पात जैसी कोई बात नहीं थी। एक उसकी जो एक सामंती समाज था, उसमें एक ये बात भी थी ना कि उसमें जातियों का महत्व नहीं होता, व्यक्ति का महत्व होता था। इससे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अब चाहे वह मुसलमान हो या दलित भी क्यों न हो, तो अपने हुए तो उनको अमुक बुआ, अमुक ताई, अमुक चाची इस रूप में संबोधित करते थे। यह सब नहीं था। तो उस परिवेश में जो है गांव का जिया कि वो हिंदू मुस्लिम का जो हमारे यहाँ कभी उस ढंग से दंगा, जौनपुर में दंगा हुआ ही नहीं। एक तरह से सामंजस्यता थी। और ख़ास तौर से इसका कारण यह है कि जौनपुर जो था वो तो सरकी सुल्तानों का सबसे बड़ा गढ़ था, राजधानी थी, और ग्वालियर तक इसकी सीमा थी। बनारस जो कमिश्नर, ये बनारस वगैरह इसके भीतर थे, इसके अंडर में थे। सरकी सुल्तानों का बड़ा वो था, रुतबा था। तो और वह इसलिए वो कंपोजिट कल्चर हमारे जौनपुर ज़िले के गांवों तक रहा है। वो हिंदू मुस्लिम कभी बेईमान उसमें से नहीं हुआ। और इन लोगों ने जौनपुर में जो किया, जैसे बनारस में सांप्रदायिक दंगे हुए बराबर होते रहे हैं, रामपुर में होते हैं, जहाँ भी मुस्लिम है, लेकिन जौनपुर मुस्लिम लोगों का गढ़ था। वो बहुसंख्यक आबादी उनकी थी, क्योंकि साहबगंज की तरफ जाने वाली तो पूरी पट्टी ही उन्हीं की है। हाँ, खितासराय है, तो खितासराय में पूरा मुस्लिम है। फैजाबाद तक जाइए, फिर फैजाबाद, बाराबंकी, पूरी वो पट्टी उनकी है। लेकिन वहाँ पर कभी दंगे नहीं हुए। वहीं बाद में हमारे गांव के पास ही बड़ा गांव है, एक बड़ा गांव की सारी आबादी मुस्लिम आबादी है, लेकिन वह इस तरह की नहीं, बल्कि वो शेख और सिया वगैरह जो होते हैं अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, सिया सुन्नी का, हाँ, उस तरह के थे। तो उनसे कोई संपर्क ही नहीं हम लोगों का था। आपका जो अपना परिवार जौनपुर में रहा है, तो वो किस तरीके से, उसमें कौन कौन लोग थे और अभी कौन कौन लोग रह गए हैं? आपके भाई, आपके माता पिता और भी जितने लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा। माता पिता तो बहुत पहले ही चल बसे थे। जब मैं यहाँ पढ़ता था, मैं BA में आया था जी। उस समय यानी मैं देर में आया ना, कि वहाँ से कुछ दिन तक तो मैंने सर्विस की। अच्छा। हाँ, लक्ष्मी शंकर यादव का एक स्कूल खोल रखा था वहाँ। तो मैं हाई स्कूल वो करने के बाद उसमें से वो जो वहाँ उन्होंने एक क्लर्क जिसे कहते हैं, ऑफिस इंचार्ज के रूप में, उसको वहाँ दे दिया था। इंटरमीडिएट में कर चुका था। तो वहाँ ग्राम विकास इंटर कॉलेज खुटहन है, तो उन्हीं लोगों का है। हरीशचंद्र यादव थे, ब्लॉक प्रमुख थे, वो अभी उसके मैनेजर थे। तो वहाँ कर दिया था, वहाँ कर रहा था। लेकिन अब यह लगा कि ये इसमें से हम लोग तो बहुत पहले माने इसमें जुड़ गए, कुछ पढ़ने वाला काम जो है बाकी है। तो वहाँ एक मिडवाइफ रहती थी जिससे हम लोगों के बड़े संपर्क थे, मुझसे बहुत अच्छे संबंध थे। तो उसने कहा कि ऐसा है कि आप जो है BA करिए। पहले वो उसका एक और करना था, तो उसकी मैं इसको कर लेती हूँ। उसका ये मिडवाइफ होने से थोड़ा बेहतर था, जिससे लखनऊ में जाके करना था। तो उसकी मैंने मदद की, उसमें से वह करके आई। तो इसके बाद कहा कि आप जो है BA करिए। तो BA करने के लिए मैं फिर बनारस आया और उसकी मदद उसने की। तो बनारस में कौन था आपका यहाँ पर? बनारस में हमारे सबसे बड़े भाई थे, रेलवे में थे वो। अच्छा। हाँ, रेलवे में थे, 4th क्लास एम्प्लॉई थे उसमें। तो उनका क्वार्टर था, तो उसमें मैं रहता था। यही कैंट के आसपास? बस उसी कैंट में ही जो कर्मचारियों के आवास बने हुए हैं, उसी में मैं रहता था। सुविधाजनक उतना तो नहीं था, लेकिन 1-2 कमरे थे, उसी तरह से काम उसमें चलता था। उसी बीच में ट्यूशन करता था। तो भाई साहब के यहाँ बस इतना ही था कि वो खाना बनाते थे, मैं खा लेता था माने, और वहाँ पर रहता था, और वो ट्यूशन 1-2 करता था। तो उसमें से वहाँ के लोगों से अपना एक संपर्क बना, परिचय हुआ। आपके और भाई भी थे, बड़े भाई थे? 4 भाई थे हम लोग।
और सबसे बड़े भाई यहाँ पर थे, और बीच के मझले भाई जो गांव पर खेती बाड़ी देखते थे, सारा प्रबंध तो थे, वो प्रधान थे गांव के, 2-3 टर्म प्रधान रहे गांव के। और घर के मालिक एक प्रकार से पुरुष वह थे, और स्त्रियों में मेरे बड़े भाई साहब की पत्नी थी, जो दोनों लोग यहाँ थे। हाँ, तो परिवार में चलता था, और सारा घर में बेटियाँ बहुत ज़्यादा थीं सबकी। अच्छा। हाँ, बड़े भाई साहब को एक बेटा था, और बीच में तमाम बेटियाँ उटियाँ रही हैं, और फिर एक आध बेटे पैदा हुए, 2-3। तो इस तरह से उनकी शादी करना, ये सब करना, सबकी जिम्मेदारी बड़े मझले भाई साहब की होती थी। बाद में जो तीसरे नंबर के भाई थे, उनको तो लगता था परिवार में थोड़ा, जैसा होता है ना कि बहुत दिन तक संयुक्त परिवार से चलता नहीं, उसमें होता है कि उस अलग होना चाहते थे। सबके उन लोगों के बेटे बेटियों की शादी हो चुकी थी, और करने वाले सब मझले भैया, सब उन्हीं को सब जानते हैं, उन सबके रिश्तेदार सब इन्हीं को जानते हैं। लेकिन इनके पास वही बेटी शादी करने को थी, उनके बेटों की जो शादी नहीं हुई थी, तो बंटवारा होने लगा। तो श्रीमती जी थी, हम लोग बहुत वो हुए, तो मैं तो वैसे ही रह गया सबका, कि ऐसे होने लगा। ये होने लगा, साजिश ये रही कि जो बड़े भाई साहब का बड़े भाई साहब थे कि छोटे भाई तीसरे नंबर के भाई अलग होना चाहते हैं, तो इनको अलग कर दिया जाए, बाकी हम लोग एक ही में रहें। अच्छा अच्छा। तो ये रहें। तो श्रीमती जी ने वहाँ पर कहा कि नहीं, अलगौजी बार बार नहीं होती है, एक ही बार जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उसे झेलेंगे, सबके 4 हिस्से बराबर कीजिए। और नहीं मानी तो सब लोग जगह रहे कि भाई तो ठीक है। 4 हिस्सा हो गया, तो लोग अपना अपना करने लगे। तो हुआ कि इनसे पूछा गया कि आप कहाँ रखें, तो उन्होंने वह मझले भाई साहब के कहा कि इसी में आप मेरा रख दीजिए, इन्हीं के साथ रहेगा। तो लोग बड़े वो हुए कि देखिए इतना है कि चूँकि अभी उनके परिवार की जिम्मेदारियां हैं, और सबके परिवार को जिम्मेदारी निभाया है खुद उन्होंने, तो अब उनके बात है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वहाँ से तो वहीं पर इस तरह से लेकर अभी तक उन्हीं के साथ, अब तो नहीं है, भाई साहब भी नहीं हैं, कोई भाई साहब नहीं हैं, एक एक करके सब चले गए। लेकिन मझले भाई के 2 बेटे हैं, 2 मेरे भतीजे हैं, वही खेती बाड़ी देखते हैं, और वहाँ से कुछ अन्न पानी आ जाता है। अच्छा, आपकी खेती अभी वहाँ थोड़ी सी है। अच्छा, आपका इसी वजन पर चौथे नंबर पर होने की वजह से आपका नाम रखा गया चौथे? हाँ हाँ, ये गांव में तो ऐसे नाम रख दिए जाते थे। कुछ मेरे मौसा जी थे, एक जो है जो कुछ बिरहा वगैरह गांव में उनके कई बार रेडियोस हुए थे, पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ी दूर पर रहते थे, और कुछ उनके बिरहे जैसे बना के गा लेते थे, स्वर बड़ा अच्छा था, हमने सुना है। हाँ, तो मौसी के यहाँ मैं बराबर जाता आता था, मेरा वहाँ से बहुत मानते थे। उन्होंने ही नाम रखा था, ये चौथा बेटा हुआ है तो चौथे राम इसका नाम है, ये रख दिया। अब रख चलता है, बाद में तो लोग कितनी बार चेंज कराए। हाँ। तो ये मैंने कभी नहीं उसके बार किया। बाकी सब लोगों के क्या क्या नाम थे? बड़े भाई का नाम रामदेव था, दूसरे भाई का नाम वासुदेव था, तीसरे भाई का नाम महादेव था, और मैं चौथे रहूँगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, जब आप बनारस शहर में आए, तो बनारस शहर में आपने बीए किया, कहाँ से किया आपने? बीएचयू से। बीएचयू से, और फिर वहीं से एमए भी आपने? एमए किया, फिर पीएचडी किया। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपकी नियुक्ति वहीं हुई? नहीं, मैं पीएचडी जब मैं कर चुका 1971 में, पीएचडी हो गया। 67 में शायद एमए कर लिया था, 3 साल रिसर्च कर रहा था। तो 71 में 4 महीने के लिए गाजीपुर डिग्री कॉलेज में मेरी नियुक्ति हुई थी। तो बड़ा उसमें चल रहा था, उसमें राजेश्वर सिंह बड़े प्रभावशाली थे, सेक्रेटरी थे, उनसे कोई वो नहीं था। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो प्रभावित हुए। और यह था कि गाजीपुर में तब विकास नहीं उसका हुआ था, लालटेन ही थी। कहा उस लालटेन के शहर में कैसे रहना होगा। उन्होंने कहा लेकिन पहली नियुक्ति है, तो हम आए हुए, और एकदम वहाँ लंका क्षेत्र वहाँ एक पड़ता है। लंका है। हाँ, लंका।
उसी के पास जो है हमने अपना एक कमरा लिया वहाँ, और वहीं पर सेठ लोग रहते थे। श्रीमती जी थी और एक बड़ा वाला बेटा था, हाँ, विजय और अशोक हुआ, ये दोनों रहे वहाँ पढ़ते थे। तो दोनों को वहीं कहीं नाम वाम लिखा दिया गया था। तो वो वहाँ 4 महीने ही रहा। अच्छा। हाँ, 4 महीने वहाँ रहा। उसके बाद BHU के हिंदी विभाग से इवनिंग कॉलेज के लिए पोस्ट निकली थी। पहले वहाँ इवनिंग कॉलेज चलता था, तो सायंकालीन, और कमच्छा पर जो सेंट्रल हिंदी स्कूल है उसी में रात में शाम को उसकी पढ़ाई होती थी। दिन भर वो चलता था, रात में होती। वहाँ पर नियुक्ति हुई मेरी। परमानेंट नहीं, परमानेंट क्या, माने वैसे जो होता ऑन प्रोबेशन, हाँ, ऑन प्रोबेशन हुई तो एडहाक ही उसे कहेंगे। और फिर उसके बाद 4 महीना बीतने के बाद जो है फिर जुलाई में मेरा हिंदी विभाग के में हो गया। तो वो एडहाक ही था, वो चलता है जैसे फिर क्या एडहाक होता है, उसके बाद ऑन प्रोबेशन कुछ होता है। 1974 में परमानेंट लेक्चरर के रूप में वहाँ हुआ। तो वहाँ जब आप आए तो आपके सहकर्मियों में कौन कौन लोग थे BHU में? BHU में तो तब हमारे सामने जाने नए लोग में थे, तो सब बात के हैं। जो वो पीढ़ी थी वो जगन्नाथ शर्मा कुछ दिन वहाँ रिटायर होने के बाद यहाँ से आए, BHU में भी रहे, BHU से विद्यापीठ में गए। जगन्नाथ शर्मा थे, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र थे, बहती गंगा की बड़ी चर्चा हुई थी। हाँ, उसकी भाषा बड़ी अच्छी थी और बड़े प्रतिभाशाली थे, लेकिन बड़े विटी थे और बहुत ज़्यादा ये सब करते थे। भोला शंकर व्यास थे, ये पढ़ाने वालों में रुद्र जी थे, और श्री कृष्ण लाल थे, कुमुद प्रभा के पिताजी, कुमुद प्रभा श्रीवास्तव एक थे ना विमेंस कॉलेज में, उनके पिताजी थे। तो ये तो पढ़ाने वाले हमारे जो लोग हैं, विजय शंकर मल्ल थे, ये थे। और थोड़ा उसके बाद की जो पीढ़ी रही है लोगों के सहकर्मियों के थोड़ा ऊपर, इसमें बब्बन त्रिपाठी हैं, शिवकरण सिंह हैं, काशीनाथ सिंह हैं, ये लोग थे उसमें। तो इस तरह से रहा। रामनारायण शुक्ल हम एक साथ आए थे, और हाँ एक साथ आए थे। कुमार पंकज उसी में आए थे, और भगवती प्रसाद राय जो इवनिंग कॉलेज में थे वो इसमें परमानेंट होकर आए थे। तो हमारे साथी है महेंद्र नाथ राय थे, ये सब हुए थे साथ में हम लोग। और उसी में रीडर होने के था मैं सब सुखनाथ सिंह वगैरह तो रहे, सीनियर रहे, लेकिन वो बब्बन त्रिपाठी और ये सब थे, शंभुनाथ पांडे थे, सूर्यनारायण द्विवेदी थे, तो और रामनारायण शुक्ल और हम इतने लोगों के बीच में था। तो मेरा हुआ, रामनारायण शुक्ल का नहीं हुआ, वो उसमें महासचिव थे, बनाया था हम लोगों ने, उनकी कमासिंग करी। और वो पूरा इतने एक्टिव हो गए, पूरे विश्वविद्यालय के हर विभागों का इंटरव्यू जो होता था उसको डील करने लगे वहाँ से। तो लोगों का था कि वो तो होंगे, टाई हम ही लोगों में थी, इसलिए मैं था, मेरे बाद वह थे, और वो अपने को एकदम प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो ये हुआ कि भाई तो आप कुलपति के यहाँ रोज़ जाते थे, इस लोग था, तो उस पर बड़ा यह हुआ। लेकिन उसमें चाहे जितना भी किया हो, अंत में हमारे लोग भी थे जो वो लोग लगे और कहा कि भाई असलियत बताया कि असली में सीनियरिटी इनकी है, ये क्यों छटपटा रहे हैं कुलपति से। कहा भाई ऐसा हमको तो नहीं समझा, हमारे समझ में आया कि ऐसा है। तो वो मेरा हो गया, उनका नहीं हुआ। ये श्रीवाली जी थे क्या इसमें कुलपति? कुलपति हरिनारायण शायद थे। अच्छा। हाँ, हरिनारायण थे। तो इसमें लेकिन उनका इतना मिलन था, इतना कुलपति से परिचित हो गए थे, सब कुछ हो गया था। अच्छा, उसमें एक आए थे जो एक्सपर्ट, उसमें हो भी जाता गड़बड़, नरसिम्हाचारी साउथ के। तो एक्सपर्ट लोग कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई आप 6 नाम तो सीनियरिटी क्रम से आप लोगों ने लिया, तो एक नाम को आप सीनियरिटी तोड़ क्यों रहे हैं? उस सीनियरिटी में मैं आ रहा था, तो यानी रामनारायण शुक्ला पर विचार कर रहे होंगे।
तो उसने ये सवाल किया कि जब 6 लोग एकदम सीनियरिटी से लिए गए तो सातवां सीनियरिटी को तोड़ करके आप ये क्यों किया जा रहा है, ये ठीक नहीं लगता है। तो कुलपति ने कन्विंस हुआ कि नहीं ठीक है, सीनियरिटी है। तो कहा हुआ कि ठीक है, उनसे आश्वस्त किया कि आपको हम 2-3 महीने के भीतर ही आपको हम ले लेंगे। और जब तक उनका नहीं हुआ तब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई उन लोगों की। अच्छा। हाँ, तो माहौल एक तरह से बड़ा माने काकस वाला था उस बहुत काकस। जब हमको दीपक मलिक और तमाम सारे लोग कहते थे, जब मेरा हो गया उनका नहीं हुआ, तो सब कहते थे कि ये आयरन मैन है, इतनी मैंने इन्होंने अपना उस ढंग से किया कि रामनारायण शुक्ल, सबको विश्वास था कि रामनारायण शुक्ल में इनकी मिटाई हो गई तो ये रामनारायण शुक्ल तो हर हालत में होंगे। तो न होने पर तमाम सारे लोग थे, और इनके डीन थे वो लल्लन जी गोपाल, वो हमसे थोड़ा वो रहते थे, वार्डन था मैं वहाँ से, तो उसको ले दे करके। और रामनारायण शुक्ल रोज जाते थे उनके यहाँ। तो नेता थे ना, तो महासचिव थे, नेता तो हर जगह पूरा इनका अपना हुआ था। लेकिन जिनके यहाँ जाते थे उनमें मेरे भी कुछ अपने मित्र थे, जो भानु प्रताप सिंह थे, श्रीवास्तव थे, ये सारे लोग थे। ये लोग भी कुलपति के यहाँ जाने वालों में से थे। MP सिंह हैं, एक पारसनाथ सिंह थे हिस्ट्री में। तो ये जो है कुलपति से जुड़े हुए थे। वहाँ सच्चाई इन लोगों ने बताई कि हकीकत यह है। मतलब